तो सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने मुझे यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने मुझे यहाँ मौका दिया। ये शिक्षा नीति अ, अभी सभी लोगों को मालूम है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत सरकार की कैबिनेट ने मंजूर कर दिया है और उस पर चर्चा भी शुरू हो गई है। बहुत सारे लोग इसको कह रहे हैं कि ये शिक्षा नीति एक बड़ा परिवर्तन लाने वाली है शिक्षा व्यवस्था में। काफी बदलाव होगा। प्रधानमंत्री जी ने खुद कल इस पर बहुत बातें की। लेकिन जो शिक्षा के जानने वाले लोग हैं, जिन्होंने शिक्षा पर लंबे समय से अपना काम किया है, अनुभव किया है, उनका कहना है कि ये शिक्षा के क्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन लाने में सफल नहीं होगी, जिसकी उम्मीद थी। पहली बात तो ये है कि यह शिक्षा नीति कहती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को 2030 तक पूरा करना है पूरी दुनिया में, जिसमें सबके लिए समावेशी, समान, गुणवत्तापूर्ण और लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात कही गई है। उसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था को पुनर्गठित करना पड़ेगा। यह प्रस्तावना में ये बातें कही गई। तो ये तो एक उद्देश्य तो काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको पूरा करने के लिए जो मैकेनिज्म है 2030 तक मैकेनिज्म है, वो इस पूरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में गायब है। कोई रोड मैप नहीं दिखाई देता है। जैसे इस पिछली बार आप जानते हैं कि शिक्षा भारत में एक मौलिक अधिकार है और राइट टू एजुकेशन एक्ट को लागू हुए 10 वर्ष हो गए हैं और 10 वर्षों में राइट टू एजुकेशन एक्ट जमीन पर लागू नहीं हो पाया। सरकारी आंकड़ा है कि केवल 12.6% स्कूल्स में ही देश का कानून लागू, शिक्षा अधिकार कानून लागू हो पाया है। शिक्षा नीति को चाहिए था कि इसका रिव्यू करती, कारणों का पता लगाती, क्योंकि अगर मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकारों को पूरा करने के लिए शिक्षा अधिकार कानून पार्लियामेंट के दोनों सदनों ने पारित किया है, तो वो एक बड़ा जस्टिसेबल राइट है देश के बच्चों का। शिक्षा नीति कोई उसको सुपरसीड नहीं कर सकती। शिक्षा नीति कानून को मजबूत करने का सुझाव दे सकती है, लेकिन इस पूरी पॉलिसी में राइट टू एजुकेशन एक्ट का कहीं जिक्र नहीं है। एक सिर्फ जगह जिक्र है जहां हम बता रहे हैं कि कब कब भारत में शिक्षा के मद्देनजर पॉलिसीज आई हैं और नीतियां बनी हैं, तो सिर्फ वहां जिक्र है, बाकी कहीं जिक्र नहीं है। तो इस पॉलिसी ने कहा है कि 3 से 18 साल तक के बच्चों की शिक्षा को यूनिवर्सलाइज किया जाएगा। कैसे किया जाएगा इस पर कोई बात नहीं की गई। पिछली बार जो कस्तूरी रंगन साहब ने जो अपनी रिपोर्ट शिक्षा मंत्री को दिया था, उसमें ये सुझाव दिया गया था कि पूरे स्कूली एजुकेशन को प्री प्राइमरी से हायर सेकेंडरी तक 3 साल की उम्र से 18 साल तक के बच्चों की शिक्षा को यूनिवर्सलाइज करने के लिए, इसका लोक व्यापीकरण करने के लिए कानून के जरिए इसको किया जाना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने कंक्रीट सुझाव दिया था कि प्री प्राइमरी और सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी को कानून का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। आरटी एक्ट में इसको शामिल किया जाना चाहिए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो फाइनल है, उसने इस प्रस्ताव को निकाल दिया है। अब अगर शिक्षा एक मौलिक अधिकार है और शिक्षा अधिकार कानून लागू है, तो फिर बाकी ये प्री प्राइमरी और हायर सेकेंडरी को कैसे यूनिवर्सलाइज करेंगे और आप कैसे एक कानून को दरकिनार कर सकते हैं। ये बात अच्छी है इस पॉलिसी में कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया है, लेकिन उसको बिना कानून में लाए हुए, बिना सेकेंडरी एजुकेशन को कानून का हिस्सा बनाए हुए आप कभी भी शिक्षा को यूनिवर्सलाइज नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत सारे वायदे किए गए, लेकिन वो वायदे कभी जमीन पर नहीं उतरे। बिना उसको कानूनी हक बनाए, प्री प्राइमरी से हायर सेकेंडरी तक का कानून का हिस्सा बनाए, आप इसको यूनिवर्सलाइज नहीं कर सकते। ये सिर्फ ख्याली पुलाव रह जाएगा, सिर्फ वायदा रह जाएगा। दूसरी बात जो इस कानून में कहा गया है, कैरिकुलर पेडागोजिकल स्ट्रक्चर में चेंज की बात करी गई है। 10+2+3 की जगह इन्होंने 3 से 6 साल की उम्र के बच्चे और ग्रेड 1 ग्रेड 2 को लेकर के फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन चलाने की बात की है। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इतना बड़ा रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं आप शिक्षा के ढांचे को, उसके करिकुलर और पेडागोजिकल ढांचे को, लेकिन आप ये नहीं बता रहे हैं कि ये जो 5 साल की जिसको आप फाउंडेशनल लर्निंग कर रहे हैं, ये कैसे चलाया जाएगा। क्योंकि हमारे पास तो स्कूल में स्ट्रक्चर ही नहीं है और हमारे पास टीचर नहीं है।
आप जानते हैं कि शिक्षा अधिकार कानून के लागू होने के 10 सालों के बाद भी देश में 9 लाख टीचर्स की जगह खाली है। हमारे देश के अंदर 52% स्कूल्स हैं जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत ये है कि हाथ धोना और पीने का पानी और फंक्शनल टॉयलेट का चालू अगर टॉयलेट की बात की जाए तो वो सिर्फ 52% स्कूलों में है। इस खराब हालत में अगर आप 5 साल के फाउंडेशनल लर्निंग, बच्चों की फाउंडेशनल लर्निंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चर चाहिए, रिसोर्स चाहिए, टीचर चाहिए। आपने कोई वायदा इस पॉलिसी में नहीं किया। आपने वो 5 साल के बच्चों की फाउंडेशनल लर्निंग जिस पर आप बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं उसको आपने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के भरोसे छोड़ दिया। हम जानते हैं कि आंगनबाड़ी एक अच्छी स्कीम है लेकिन वहाँ शिक्षा का बिल्कुल ही कोई भूमिका नहीं है। वो केवल न्यूट्रिशन के लिए जानी जाती है और शिक्षा के लिए वहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को आप 6 महीने की ट्रेनिंग देके कहते हैं कि वो फाउंडेशनल लर्निंग के लिए टीचर आपके, जो बिल्कुल ही संभव नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारे वायदे और बहुत सारी घोषणाएं हैं इस पॉलिसी के अंदर। रिसोर्सेज के बारे में ये पॉलिसी कोई रोड मैप नहीं है। पिछली बार कस्तूरी रंगन कमेटी ने कहा था कि 10 सालों में हम 10% शिक्षा का एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे और उसको 20% तक करेंगे। इस पॉलिसी ने उस पोर्शन को निकाल दिया और केवल ये कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर शिक्षा के बजट को 6% तक बढ़ाएगी। ये वायदे बहुत किए गए। कोठारी साहब ने 1966 में 6% की बात की थी लेकिन हम कभी नहीं पहुंच पाए। हमारा शिक्षा का बजट 3.4%, 5% तक रहता है, उससे आगे हम कभी नहीं बढ़ पाए क्योंकि शिक्षा हमारे देश के एजेंडे में, प्रायोरिटी में कभी नहीं शामिल हुई। इसलिए हालत ये है कि इतना कमजोर लचर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, टीचर्स नहीं है हमारे पास शिक्षा की क्वालिटी लगातार गिर रही है और अब धीरे धीरे बहुत सारे बच्चे, पिछली बार जब कानून आया था तो बहुत लोगों ने दाखिला लिया था लेकिन उन बच्चों को रोक पाना संभव नहीं है। तीसरी बात जो हम कहना चाहते हैं कि इस पॉलिसी ने कहा है कि वो जो है लैंग्वेज के इश्यू पर इस पॉलिसी ने कुछ अच्छी बातें की है जिसका हमें समर्थन करना चाहिए क्योंकि दुनिया भर में लोग कहते हैं कि मातृभाषा में पढ़ाने से बच्चे जो है ज्यादा ग्रहण करते हैं, ज्यादा सीखते हैं और वो पॉलिसी कह रही है त्रिभाषा फार्मूला की बात कर रही है। लेकिन त्रिभाषा फार्मूला को लागू करने की जो समस्याएं हैं उनको हल करने की दिशा में इसमें कुछ भी नहीं कहा गया। और फिर क्या त्रिभाषा फार्मूला क्या मातृभाषा में जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाएगा, क्या प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी? क्योंकि अगर आप प्राइवेट स्कूल्स को भी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए पाबंद नहीं करेंगे तो एक बड़ी खाई भाषा की खड़ी हो जाएगी सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के बीच में। तो वो एक बड़ी जटिल सवाल है जिसको हमें हल करने की जरूरत पड़ेगी। तीसरी बात जो हम कहना चाहते हैं कि इसमें जो है स्कूल कॉम्प्लेक्सेस की बात की गई है इस पॉलिसी में। कोठारी साहब ने जो स्कूल कॉम्प्लेक्सेस की बात की थी वो ये कहा था कि हायर सेकेंडरी और जो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं वो एक लोकल एरिया में, एक एरिया में आपस में एक्सपीरियंस शेयरिंग करेंगे। लेकिन ये जो स्कूल कॉम्प्लेक्स का जिस संदर्भ में लाया जा रहा है इससे बहुत शंका उठ रही है और शंका इसलिए उठ रही है कि देश में सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। बोस्टन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, बोस्टन कंसल्टेंट कंपनी और पिरामल फाउंडेशन ने नीति आयोग से मिलकर देश में लगभग 1 लाख से ज्यादा स्कूलों को बंद कर दिया क्योंकि ये कह करके कि यहाँ पर बच्चे नहीं है। अब तो हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि जो स्कूल बंद हो गए हैं वो अगर नहीं खोले जाएंगे तो माइग्रेंट जो लॉकडाउन और कोरोना क्राइसिस की वजह से वापस लौटे हैं उनके बच्चों के लिए जगह नहीं मिलेगी, उनके बच्चों का दाखिला नहीं हो सकता है, वो स्कूल हमारे देश में बंद कर दिए गए। तो ये जो कॉम्प्लेक्स का सुझाव है ये भी लगता है कि ये जो है रिसोर्स शेयरिंग की इसमें बात कही गई है। जैसे एक टीचर अगर पढ़ाता है मैथ्स किसी एक स्कूल में तो फिर वो दूसरे स्कूल में पढ़ाएगा, लाइब्रेरी शेयर की जाएगी, प्लेग्राउंड शेयर किया जाएगा और इस तरह से कॉम्प्लेक्स की काम चलाएगा। इसका मतलब एक स्कूल की ऑटोनॉमी खत्म हो जाएगी, एक ऑटोनॉमी जिसमें एक नॉर्म सेट स्टैंडर्ड होना चाहिए और जिसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा अधिकार कानून ने कहा है कि अगर कोई स्कूल होगा तो वहां पर कितने टीचर, 30 बच्चों पर एक टीचर, प्राइमरी में 35 बच्चों पर एक टीचर, अपर प्राइमरी में प्ले ग्राउंड होगा और ये सारी चीजें वो धीरे धीरे खत्म कर दी जाएंगी। एक स्कूल की जो स्वायत्तता होती है, उसके जो स्ट्रक्चर होते हैं, उसको चोट पहुंचेगी। तो ये बातें
एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि ये शिक्षा नीति इक्विटी की बात करती है, लेकिन इक्विटी के लिए जो सबसे सुझाव था, जो कोठारी कमीशन ने कॉमन स्कूल सिस्टम का, समान स्कूल प्रणाली का सुझाव दिया था, एक स्कूल जिसके पड़ोस का हर बच्चा उस स्कूल में आएगा, किसी भी इकोनॉमिक स्टेटस का हो, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म का हो, क्योंकि स्कूल की भूमिका होती है सोशलाइजेशन की। और इसलिए हर बच्चे जब एक जगह आते हैं तो वो आपस में सीखते हैं, मेल मोहब्बत बढ़ती है, एकता बढ़ती है। और इसीलिए कोठारी कमीशन की रिपोर्ट को राष्ट्रीय एकता के लिए समर्पित माना जाता है। उस कॉमन स्कूल सिस्टम की जो देश में एकता कायम कर सकती है, 86 की पॉलिसी ने भी जिक्र किया, 86 की पॉलिसी ने भी जिक्र किया, लेकिन इस पॉलिसी ने उसको सिरे से निकाल दिया है, उसको तिलांजलि दे दी है। और इस तरह से ये लगता है कि यह सरकार इक्विटी के मामले पर, इंक्लूसिव एजुकेशन, क्योंकि हमारे देश में आप जानते हैं कि शिक्षा बहुत ही गैर बराबरी पर खड़ी है। शिक्षा इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर यहाँ स्कूल मिल जा सकते हैं, लोग स्कूल ले, और एक गैर बराबरी शिक्षा कायम कर दी। शिक्षा की भूमिका बहुत बड़ी है समाज को जोड़े रखने की, समाज के अंदर बराबरी कायम करने की, समाज के विभिन्न धर्म, मजहब और विभिन्न जाति संप्रदाय के लोगों को एक साथ जोड़ के एक देश के अंदर रखने में शिक्षा की बहुत बड़ी भूमिका है। और इस शिक्षा नीति ने शिक्षा की उस भूमिका को कमजोर कर दिया है, गौड़ कर दिया है। एक बात और मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि जो शिक्षा एक पब्लिक गुड है, शिक्षा एक ह्यूमन राइट है। दुनिया भर के जो कन्वेंशंस और ट्रीटीज है वो कहती है कि शिक्षा देना सरकार का काम है, और सरकार शिक्षा पब्लिक फंड से दे, जो टैक्स पेयर के पैसे आते हैं उससे शिक्षा पे खर्चा किया जाए। और कोई भी राष्ट्र तभी मजबूत हो सकता है जब उसकी आबादी शिक्षित हो। शिक्षा का मकसद केवल रोजगार पाना नहीं है, शिक्षा का मतलब है एक सभ्य और एक सेकुलर और इगैलिटेरियन समाज बनाना, एक डेमोक्रेटिक समाज बनाना, ये शिक्षा का मकसद है। शिक्षा नीति उस भूमिका से धीरे धीरे हट गई है। इसीलिए एक बात बहुत बड़ी है कि ये जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है धीरे धीरे हमारे देश में। 50% बच्चे अब प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म ये शिक्षा नीति नहीं बोलती है। उसके लिए क्या रेगुलेटरी मैकेनिज्म है? क्या वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज और स्पिरिट को लागू करेंगे? क्या अगर देश में मुफ्त शिक्षा व्यवस्था का कानून है तो क्या प्राइवेट सेक्टर में भी उनके फीस के लिए कोई रेगुलेशन होगा? ये बहुत सारी बातें। पिछली बार कस्तूरी रंगन कमेटी ने कमर्शियलाइजेशन के खिलाफ बोला था कि ये जो टीचर ट्रेनिंग है, ये कमर्शियल शॉप्स हैं, इनको 2030 तक बंद कर देना चाहिए। आपको मालूम है कि देश में 92% टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो प्राइवेट सेक्टर द्वारा संचालित है, और वहाँ डिग्रियां आमतौर पर बेची जाती है। और ऐसे टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से निकले हुए जो टीचर्स हैं, जब एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है तो केवल 10% उनका रिजल्ट रहता है। आप समझ सकते हैं कि प्राइवेट टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में क्या पढ़ाई होती है। उस पर लगाम लगाने की बात पिछली से, इस बार उसे सब निकाल दिया गया है। तो लगता है कि ये शिक्षा नीति पब्लिक एजुकेशन सिस्टम, सार्वजनिक एजुकेशन सिस्टम को, सरकारी स्कूलों को मजबूत करने के बजाय प्राइवेट स्कूल, प्राइवेटाइजेशन और कमर्शियलाइजेशन के लिए ज्यादा रास्ता बनाती दिखाई दे रही है। इसी तरह हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन के अलावा हायर एजुकेशन में भी जो रिकमेंडेशंस किए गए हैं, वो अब जैसे कहा गया हायर एजुकेशन में कि 50% इनरोलमेंट बढ़ाएंगे। अभी 26% ग्रास इनरोलमेंट है हायर एजुकेशन, उसको 50% कैसे बनाएंगे? जब आप कहते हैं कि 3000 से कम के जो कॉलेजेज हैं वो बंद कर दिए जाएंगे, किसी भी कॉलेज को मान्यता मिलेगी इसी आधार पर कि उसकी संख्या 3000 हो। हमारे बहुत सारे रिमोट एरियाज हैं जहां पर कि बच्चे ट्रैवल नहीं कर सकते हैं बहुत दूर दूर तक। अगर वहां कॉलेज उनको नहीं मिलेगा तो 12वीं के बाद उनको स्कूल छोड़ ही देना पड़ेगा। लड़कियां खास तौर से वो नहीं पढ़ पाएंगी। और केवल कॉलेज की बात नहीं है, हमारे देश में 12वीं के स्कूल भी बहुत कम है, इसलिए बहुत बड़े पैमाने पर 8वीं के बाद ड्रॉप आउट होता है। 40% बच्चे 8वीं के बाद ड्रॉप आउट हो जाते हैं और सेकेंडरी स्कूल में नहीं जा पाते, क्योंकि हमारे पास स्कूल नहीं है। और ये बात को ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो शिक्षा नीति है, शिक्षा का जो व्यापक, करोड़ों बच्चे अभी भी स्कूल से बाहर है, करोड़ों बच्चों का ड्रॉप आउट होता है, उन बच्चों को स्कूल में लाना और उन बच्चों की 12वीं तक शिक्षा पूरी कराना किसी भी देश में ये सरकार की जिम्मेदारी होती है।
और उसकी जिम्मेदारी है कि वो रिसोर्सेज को दे। तो इस शिक्षा नीति के जरिए यह रिकमेंडेशन कर सकती थी, ये संस्तुति कर सकती थी कि सारे बच्चों को कानूनी जस्टिसेबल राइट मिले, कानूनी हक मिले, और कानूनी हक के हिसाब से उनको स्कूल उपलब्ध कराया जाए और वो बच्चे अच्छी शिक्षा हासिल कर सकते हैं। लेकिन यह बात इस शिक्षा नीति ने नहीं किया। तो इस तरह से हम देखें कि शिक्षा नीति एक महज घोषणा है। इस शिक्षा नीति में कोई भी ऐसी चीज बाध्यकारी नहीं है जो केंद्र और राज्य सरकारों का को पालन करना हो। और एक बात और इस शिक्षा नीति ने कहा है, भारतीय मूल्यों की बात किया है। हमारे देश में भारतीय मूल्यों की जब हम बात करते हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं कि हमारे शिक्षा का डिस्कोर्स एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल और एंटी कास्ट स्ट्रगल से विकसित हुआ है। जाति विरोधी संघर्ष और साम्राज्यवादी विरोधी संघर्ष से हमारे देश का डिस्कोर्स डेवलप हुआ है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में समाहित हुआ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो वैल्यूज है, जो स्पिरिट है, उनके आधार पर वही हमारे भारतीय मूल्य है, और वो है राइट टू इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेटिक स्पिरिट। ये चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, जो शिक्षा के करिकुलम और पाठ्यक्रमों में रिफ्लेक्ट होने चाहिए, और ये वायदा शिक्षा नीति को करना चाहिए। डाइवर्सिटी की बात यहाँ शिक्षा नीति में बहुत कम की गई है, जिससे ये लगता है कि एक बहुत ही सेंट्रलाइज्ड किस्म का और डीरेगुलेटेड किस्म का की पॉलिसी हमारे देश में आ गई है। तो इसलिए अभी और देखना होगा कि इस शिक्षा नीति में कुछ बातें इस शिक्षा नीति में अच्छी है, जैसे मिड डे मील को बढ़ा करके ब्रेकफास्ट भी उसमें शामिल कर दिया गया है, ये अच्छा है। पूर्व प्राथमिक मतलब अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर पर बहुत जोर दिया गया है, अच्छा है, लेकिन उसके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं बताया गया, कोई रास्ता नहीं बताया गया ठीक से जो ये समझ में आए कि वो लागू हो रहा है। इसी तरह से कुछ चीजें और भी इसमें हम कह सकते हैं, जैसे भाषा का सवाल, इसको हल करने की कोशिश की गई है। एक जेंडर इंक्लूसिव फंड भी बनाने की बात की गई लड़कियों की शिक्षा के लिए। लेकिन हम जानते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अनुभव है हमारा, वो बहुत अच्छा नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए 100 करोड़ रुपए जो निर्धारित थे, 57% उसका केवल विज्ञापनों पर खर्च कर दिया गया। तो इसलिए ये जेंडर इंक्लूसिव फंड तो ठीक है, लेकिन जेंडर इंक्लूसिव फंड को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। लड़कियों का ड्रॉप आउट सबसे ज्यादा इस देश में होता है, और ये कोरोना क्राइसिस के वजह से जब स्कूल बंद है, हमारे बच्चे स्कूलों से बाहर है, अपने घरों में है, तो उनको कैसे उनकी शिक्षा जारी रहेगी, ये बहुत बड़ा डिस्कोर्स है। अब हमारे देश में इस पॉलिसी ने भी टेक्नोलॉजी और आईसीटी पर बहुत जोर दिया है। हम टेक्नोलॉजी और आईसीटी चाहते हैं वो आए, लेकिन वो स्कूल और टीचर के रिप्लेसमेंट के रूप में ना आए, क्योंकि हमारे देश में 27% केवल एक्सेस है इंटरनेट का। इंटरनेट केवल 27% लोगों के पास है, 10% लोगों के पास लैपटॉप और कंप्यूटर है। और अगर ये ऑनलाइन एजुकेशन और अगर टेक्नोलॉजी को माध्यम बनाया गया शिक्षा देने का, तो एक बड़ा खतरा ये है कि आबादी के 70% से ज्यादा लोग शिक्षा पाने के हक से वंचित रह जाएंगे, जबकि शिक्षा का अधिकार हर बच्चे को इस देश में, हमारे देश में शिक्षा एक अधिकार है, और उससे वो बाहर हो जाएंगे। दूसरी बात कि हमारी जो ज्ञान की जो नॉलेज की एजेंसी है, जो टीचर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, प्रैक्टिशनर्स और कम्युनिटीज हुआ करते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ करके वो एजेंसी ट्रांसफर होगी टेक्नोलॉजी कंपनियों की तरफ, और वो फिर उसको इस्तेमाल करेंगे और अपने मार्केट के हिसाब से वो लेबर मार्केट में लाने के लिए पाठ्यक्रम तैयार करेंगे। शिक्षा की जो सामाजिक भूमिका है, सोशलाइजेशन की भूमिका है, लोगों को जुड़े रखने की भूमिका है, वो भूमिका धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। एक बात और इस शिक्षा नीति में बहुत खतरनाक है, जहां वो स्किल और वोकेशनल एजुकेशन की बात करते हैं, वो क्लास 6 से शुरू करने की बात करते हैं। वोकेशनलाइजेशन क्लास 6 से शुरू करना चाहते हैं। ये क्लास 6 का मतलब है कि 12 साल की उम्र से बच्चे को आप वोकेशनलाइजेशन में डालना चाहते हैं। गांधी जी ने जो नई तालीम की रचना की थी, और जिसमें उन्होंने काम की दुनिया और ज्ञान की दुनिया को जोड़ने की बात की थी, उससे ये बिल्कुल भिन्न है। ये इसलिए भिन्न है कि यह जो है रोजगार हासिल करने की नियत से वोकेशनलाइजेशन दिया जा रहा है क्लास 6 से। अब अगर वोकेशनल और स्किल क्लास 6 से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब आप बच्चे को प्रेरित कर रहे हैं कि उसे अब काम में जाना चाहिए। क्लास 6 के बाद 8वीं तक जाते जाते
लोगों की आशंका है कि बच्चे फिर वापस काम की दुनिया में चले जाएंगे और वो अपनी स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर पाएंगे और खास तौर से पुश्तैनी कामों में वापस लौटेंगे। तो इस तरह से जो हमने एक वर्ण व्यवस्था बनाई हुई है कि धोबी का बेटा धोबी होगा, जूता बनाने वाले का बेटा जूता बनाएगा, खेती करने वाले का बेटा खेती में चला जाएगा, मजदूरी वाला बेटा जो है वो लोहार और ये सब चीजों में चला जाएगा। ये इसको आप बढ़ावा दे रहे हैं और आप इस तरह से एक ऐसा इंटीग्रेटेड एक आधुनिक भारत बनाने की प्रक्रिया को में रुकावट पैदा कर रहे हैं और इसलिए हम लोग इसको खतरा मान रहे हैं क्योंकि सरकार ने पिछले कार्यकाल में CLPRA में चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशनरी रेगुलेटरी एक्ट में 14 साल के नीचे के बच्चों को भी काम करने का अलाउ कर दिया है फैमिली इंटरप्राइजेज में या इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। और अगर ये क्लास 6 से वोकेशनलाइजेशन होगा तो CLPRA कानून मदद करेगा उनको लेबर मार्केट में जाने के लिए, जबकि ये देश की मांग रही है कि 14 साल तक के बच्चों को काम से दूर रखा जाए, उनको स्कूली शिक्षा दी जाए, स्कूल उनकी जगह है और उसके बाद की उम्र के बच्चों को नॉन हजार्डस मतलब जो उद्योग खतरनाक नहीं है उनमें काम का मौका दिया जा सकता है। लेकिन अगर कानूनी हक आगे बढ़ता है तो उसको भी बाहर किया जाना चाहिए, ये मांग रही है। लेकिन यह जो है एक बहुत बड़े पैमाने पर बच्चों को काम की धकेलेगी और इससे चाइल्ड लेबर बढ़ेगा, चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी होगी और ये जो कोरोना में एक बहुत बड़ा खतरा आ गया है कि बच्चे स्कूल से बाहर हैं तो बहुत चाइल्ड मैरिजेज की भी शिकायतें आ रही हैं। तो इन सारे खतरों को और इस शिक्षा नीति को बिल्कुल जो कोरोना के महामारी के बाद जो खतरे उभर रहे हैं उनको भी एड्रेस करना चाहिए था, उनको भी संबोधित करना चाहिए था जो करने में ये कामयाब नहीं हुई है। तो इस तरह से ये शिक्षा नीति से जो उम्मीद थी पिछले 6 वर्षों से बन रही थी ये शिक्षा नीति, ये उम्मीद थी कि हमारे देश के हर बच्चे को, क्योंकि हमारे देश में जो चुनौती है वो शिक्षा के अंदर सबसे बड़ी चुनौती है समानता की और दूसरी जो है वो ये है कि शिक्षा व्यवस्था इंक्लूसिव हो, समावेशी हो, समान अवसर उपलब्ध हो और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए। ये चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों को हल करने की दिशा में यह शिक्षा नीति बहुत कामयाब नहीं रही है, ये हम कह सकते हैं। और इसलिए हमें ये मांग उठानी चाहिए कि शिक्षा अधिकार कानून को का दायरा बढ़ाया जाए, सारे बच्चों को इस देश में कॉन्स्टिट्यूशनल शिक्षा का एक संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए, शिक्षा का एक कानूनी हक मिलना चाहिए और उसके लिए सरकार रिसोर्सेज का इंतजाम करे। ऐसा नहीं है कि सरकार उसको PPP के माध्यम से या प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर करे गुणवत्ता के नाम पर। हमने देखा है हमारे स्कूल बंद हुए हैं, बहुत सारे स्कूलों में मर्जर हुआ है और वो स्कूल धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर को सौंपने की तैयारी हो रही है, जो देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए खतरनाक है। पिछली बार जो कस्तूरी रंगन कमेटी ने रिपोर्ट पेश की थी शिक्षा मंत्री को, उसमें ये कहा था कि शिक्षा एक पब्लिक गुड है और सार्वजनिक शिक्षा माने सरकारी स्कूलों का जो ढांचा है वह मजबूत करना इसलिए जरूरी है कि किसी भी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए देश में पब्लिक एजुकेशन का मजबूत होना जरूरी है, सार्वजनिक शिक्षा का मजबूत होना, उसी के आधार पर कोई डेमोक्रेसी खड़ी होती है। वो बातें इस ड्राफ्ट से निकाल दी गई। तो यह एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि शिक्षा कहीं बाजार के हवाले न हो जाए। और बाजार की जब हम बात कर रहे हैं तो छोटे मोटे जो लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल है केवल उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं जो बड़े मुनाफाखोर, जैसे इस शिक्षा नीति में कहा है प्राइवेट फिलैंथ्रोपिक पार्टनर्स। अब ये कौन है प्राइवेट फिलैंथ्रोपिक? ये बड़े बड़े इंडस्ट्री और कॉर्पोरेट्स और बड़े लोग शिक्षा को पैसा कमाने का जरिया बनाना चाहते हैं। शिक्षा जो एक देश के हर बच्चे का हक है, इस देश में कानूनी हक है, वह एक बाजार की खरीद फरोख्त की वस्तु बन जाएगी अगर ये प्राइवेटाइजेशन के हाथ में, अगर कॉर्पोरेट और इंडस्ट्री के हाथ में शिक्षा चली गई। जैसे हमारे देश में बहुत सारे सेक्टर अब कॉर्पोरेट और इंडस्ट्री के हाथ में जा रहे हैं, आम लोगों के लिए वो अनुपलब्ध है, उनके लिए अब वो हासिल करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। इसलिए अगर शिक्षा को हर आदमी का हक बनाना है, हर आदमी तक पहुंचाना है, अगर हमें ये चाहिए कि देश का हर बच्चा शिक्षा पाए, तो उसके लिए शिक्षा को सरकारी क्षेत्र में रहना बहुत जरूरी है और टैक्स पेयर का एक खासा पैसा
शिक्षा के क्षेत्र में खर्च होने के लिए सरकार को बाध्य किया जाना जरूरी है, क्योंकि सरकार जो कमिटमेंट कर रही है वो कमिटमेंट पूरा होगा कि नहीं, इस पे बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। और इसी अनुभव के आधार पर शिक्षा अधिकार की इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।